अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बच्चे केन्स के मुताबिक सप्लाई कर्व शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं होता। ये है बच्चे एग्रीगेट सप्लाई कर्व एज पर केन्जियन। केन्स के मुताबिक अगर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएं तो ऐसा बनता है। अच्छा बच्चे पहले इसकी शेप है ये फ्लैटर, इसको क्या बोल रहे हैं? टुकड़ों में मेरी बात समझोगे तो याद रह जाएगा, फिर भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। अगर मैं ये सब बातें लिख लूंगा और उसके बाद अगर देखोगे तो फिर बातें शायद ना याद करवा सके। इस शेप को क्या बोलते हैं? और ये बच्चे कहलाती है वर्टिकल। क्लियर हो गया? पहले क्या होता है? फ्लैटर, फिर क्या हो जाएगा? वर्टिकल। अच्छा जब तक फ्लैटर रहेगा तब भी इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल है, तब भी प्राइस पे डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी। जब तक कब क्या रहा? फ्लैटर, तब तक वो प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। अच्छा जब वर्टिकल हो गया, अच्छा वर्टिकल होने के बाद ये जब वर्टिकल है, वर्टिकल हमें ये बता रहा है ये आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये वर्टिकल कब होगा? जब इकोनॉमी अपने तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना शुरू कर दे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? इसके बाद कब हो जाएगा वर्टिकल? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसके बाद अगर प्राइस बढ़े, इसके बाद अगर प्राइस बढ़ भी जाए, हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन आउटपुट प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ये बच्चे बात क्लियर हो गई? तो दोनों बातें हमने समझ ली। पहली बात, अभी कुछ बातें रहती हैं, अभी डिटेल में समझाता हूं। पहले कब रहेगा? फ्लैटर, फिर हो जाएगा वर्टिकल। वर्टिकल कब होता है? जब इकोनॉमी अपने तमाम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर दे, तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व वर्टिकल हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। वो है आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल।
once the economy has achieved the full employment level, the aggregate supply curve would be vertical to या parallel to y axis. यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, इससे पहले जरा बात समझाने लगा। एक इलस्ट्रेशन की मदद से बात को समझते हैं। केन्स के मुताबिक लेट्स सपोज हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, इसको पोटेंशियल कैपेसिटी भी कह सकते हैं ना। 1000 यूनिट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटी अचीव का मतलब होता है एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 500, बना कितने सकते हैं? 1000। बना कितने रहे हैं? बाकी 500 क्या है? स्पेयर कैपेसिटी। हमारे पास अभी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम 500 यूनिट मजीद बना सकते हैं, ये कहलाएगी हमारी स्पेयर कैपेसिटी। जब तक स्पेयर कैपेसिटी मौजूद रहती है तब तक एग्रीगेट सप्लाई का फ्लैटर रहेगा। तब तक कब क्या रहेगा? फ्लैटर। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये वो पॉइंट है 500। अब यहां से यहां तक ये क्या मौजूद है? एक्सीलेंट। कौन सी कैपेसिटी है ये? स्पेयर कैपेसिटी। जब तक स्पेयर कैपेसिटी मौजूद रहेगी तब तक एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा रहेगा? फ्लैटर रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंडिविजुअल फर्म की एक इंडिविजुअल फर्म है, उसके पास एक प्लांट मौजूद है। प्लांट को अगर इस्तेमाल किया जाए तो प्लांट अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक 1000 यूनिट बना सकता है, लेकिन उस फर्म के मार्केट में सिर्फ अभी 500 यूनिट बिक रहे हैं। उसने 500 यूनिट बनाए और बेच दिए। अगर इसको मजीद 200 यूनिट का ऑर्डर रिसीव होगा तो क्या ये कहेगा प्राइस बढ़ाओ फिर बेचूंगा? अभी तो स्पेयर कैपेसिटी है ना, तो मजीद बना के बेच दो। इसका मतलब है अगर मजीद डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज, बगैर प्राइस इंक्रीज किए आप मजीद प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये कब तक है? जब तक स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई। 1000 यूनिट बनाने शुरू कर दिए। एक कस्टमर आया और कहता मुझे भी 100 यूनिट बना दो। हमने कहा हम बना के नहीं दे सकते, हमारी डिमांड या हमारी कैपेसिटी अचीव होगी। वो कहता है आप कितने रुपए पर यूनिट सेल कर रहे हो? हमने कहा 1 यूनिट हमारा 1000 का बिकता। कहता मैं 1100 रुपया देता। तो अब हम इसको बना के देंगे जो 1000 रुपया दे रहा है उसको बना के। इसका मतलब बनाएंगे हम 1000 ही, लेकिन फिर क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी प्राइस। इससे ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्यादा पैसे देगा उसके लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर वंस द इकोनॉमी हैज, एक दफा इकोनॉमी ने प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर लिया, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर दे, उसके बाद आउटपुट लेवल तो नहीं बढ़ेगा, इट जस्ट पुश अप द प्राइस लेवल। वो सिर्फ क्या चीज इंक्रीज करना शुरू कर देगी? प्राइस लेवल। और ये मैं मजीद अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाऊंगा, बल्कि अभी बना के समझा देते हैं, बाद में भी तो समझ नहीं है हमने। लेट्स सपोज ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। इन केस अगर मैं कह दूं एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया, ये देखिएगा ये एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया AD से AD1 पे, मुझे बताइएगा क्या प्राइस में कोई चेंज आया? बट क्या चेंज हो रहा होगा? आउटपुट लेवल चेंज हो रहा होगा। अब स्पेयर कैपेसिटी सिर्फ इतनी रह गई है। समझा पाया? अच्छा, अब यहां से बात को समझते हैं हम। Once the economy has achieved the productive potential, एक दफा इकोनॉमी ने प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर लिया, एग्रीगेट डिमांड कर्व ये है।
अगर इसके बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज किया, AD3 राइज किया, तो आप मुझे बताएं कि आउटपुट बढ़ सकता है? तो सिर्फ क्या चेंज होगा? ये सिर्फ प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा। जी बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जी बच्चे देखिएगा, बच्चे मैंने कहा कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं, ये पॉइंट मैं बोल देता हूं ए पॉइंट, प्राइस P है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है 500 यूनिट की, इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज मौजूद है, इकोनॉमी 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है, अभी 500 बन रहे हैं, बाकी 500 यूनिट के फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं, इसे कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी। जब तक इकोनॉमी के पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद रहती है, बगैर प्राइस इंक्रीज किए हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तब प्राइस इंक्रीज नहीं होती। जैसे अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया, तो देखें हमने मजीद 300 यूनिट बना दिए, आउटपुट तो बढ़ गया, 500 से 800 हो गया, क्या प्राइस चेंज हुई? प्राइस तो वही रही। ये कब तक रहती है? जब तक क्या मौजूद है? जब तक कब फ्लैटर रहेगा, स्पेयर कैपेसिटी मौजूद रहे। जब एक दफा इकोनॉमी ने अपने तमाम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया, तो हमने क्या हासिल कर लिया? प्रोडक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल जीडीपी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, या इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद अब रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं, अब क्या है? अब अगर डिमांड बढ़ी तो फिर प्राइस लेवल ही सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि हम इससे ज्यादा आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं सकते, हमारे पास तो इससे ज्यादा रिसोर्सेज ही नहीं है। तो इसको कहते हैं इट जस्ट पुश अप द प्राइस लेवल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? प्राइस लेवल को बढ़ाएगा, बट आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया बच्चे? वर्ड टू वर्ड मेरे साथ आप इसको जरा पढ़िएगा। इस अप्रोच में एग्रीगेट सप्लाई, वी नाउ टर्न our attention to know how Keynesian economists view the aggregate supply curve। अब इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं। केन्स स्टिल व्यूड, केन्स का ये व्यू था कि मैक्रो इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट, वही पॉइंट ऑफ व्यू है। However, he saw no distinction। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फर्क, इसको हम इम्तियाज भी कहते हैं, याद है ना? कहता कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब आप मुझे बताएं ये एमसीक्यूज है या नहीं है? केन्स के मुताबिक शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कोई फर्क, वो कहता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक ही बनता है, शॉर्ट रन के लिए अलहदा, लॉन्ग रन के लिए अलहदा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं पहली दफा देख रहा हूं, नहीं पेपर्स के बाद, हाँ पेपर्स के बाद बोला, वैसे नहीं। खैरियत ही? अच्छा, तो घर चले जाए फिर आते ही नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चले, इसका मतलब है कि आपके अंदर एहसास है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको जगा के रखिएगा। कोई बात नहीं, जो यहाँ पे मौजूद है वो कौन सा पाएगा। जैसे मैंने वजाहतन कहा है, लेकिन अब छुट्टी नहीं करनी इंशाअल्लाह। अच्छा जी बच्चे, बात कंटिन्यू करें इससे आगे, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना? अभी तक क्या सीखा? केन्स के मुताबिक लॉन्ग रन और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कोई फर्क नहीं। केन्स का यकीन है when the economy reach its productive potential, जब इकोनॉमी कहां पे पहुंच जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा?
वर्टिकल हो जाएगा। अब याद रखी बात, पहले कैसा रहेगा, फिर जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा तो फ्लैटर, जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर लिया तो वर्टिकल। अब आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है, ये बात, when the economy reach its productive potential तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है बच्चे। However, when the economy is not at full output का मतलब क्या, अभी स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, अभी प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं की। जी बच्चे, they believe that the aggregate supply curve will be flatter। अब आपको समझ में आ गई एग्रीगेट सप्लाई कर्व की दो तरह की शेप्स है, पहले रहेगा फ्लैटर, फिर हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, तबीयत नहीं सही इनकी, पैनाडोल लेके आओ। हाँ सही हो के बैठे ना यार। एग्रीगेट सप्लाई का पहले रहेगा, फिर कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। अच्छा, फ्लैटर कब तक रहता है, जब तक इकोनॉमी, शाबाश, अपने रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल, जब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को मुकम्मल इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर वर्टिकल हो जाएगा। Because any resources are not being fully utilized। ये फ्लैटर इस वजह से कि अभी रिसोर्सेज मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे, बात समझ आ रही है, समझा पा रहा हूं। If there are underutilized resources, अभी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है ना, रिसोर्सेज पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे, अगर डिमांड बढ़ जाती है, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, तो क्या हम कहेंगे प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर ही प्रोडक्शन? भाई रिसोर्स हमारी फिक्स कॉस्ट है, फैक्ट्री का किराया, हम प्लांट भी खरीद के हमने रखा हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रही है, तो आप मजीद प्रोडक्शन बढ़ा ले, फायदा ही होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो भाई इफ देयर आर अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, देन एज आउटपुट इंक्रीजेस, जब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, दिस वुड नॉट प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल, तो उससे प्राइस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब प्राइस लेवल, हम ये भी तो कह सकते हैं ना, प्राइस लेवल रिमेन सेम, प्राइस लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों में से कोई एक बात, ये बड़ी आसान सी बात है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा जी बच्चे, इंस्टेड इकोनॉमी विल जस्ट यूज अप स्पेयर कैपेसिटी। ठीक हो गया, इकोनॉमी क्या करेगी, इट इज ओनली, ये तब तक हो सकता है, कब तक, जब तक आपके पास क्या मौजूद है, स्पेयर कैपेसिटी। वंस द इकोनॉमी हैज अचीव्ड प्रोडक्टिव पोटेंशियल, अगर इकोनॉमी पहुंच गई प्रोडक्शन पोटेंशियल, प्रोडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, चार नाम लिखे थे इसके मैंने, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल जीडीपी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैक्सिमम आउटपुट। याद आ गई ना बातें जी बच्चे। Then the firms will begin having the power to influence prices, तो उससे सिर्फ क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे। इसके लिए एक एमसीक्यूज आया हुआ, उसमें वर्ड लिखा हुआ है, इट जस्ट पुश अप द प्राइसेस, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इससे प्राइसेस इंक्रीज करेंगी बस, आउटपुट बढ़ मजीद नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए, ये कप का हिस्सा क्या कहलाता है, एक्सीलेंट, और ये हिस्सा बचे वर्टिकल। जब तक फ्लैटर रहेगा तब तक स्पेयर कैपेसिटी, शाबाश, और वर्टिकल तब अचीव होगा जब क्या, प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। इसके बाद आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज। एज आउटपुट इंक्रीजेस,
price level at which firms will supply in aggregate begin to increase. कब बच्चे? Vertical. Only once full employment level is approached. जी बच्चे, ये हमारा टॉपिक यहां तक मुकम्मल हो गया। अभी तक हमने सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़े, छोटे छोटे से, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां से बात पढ़िएगा। एजेंट्स इन एन इकोनॉमी विल ओनली मेक एक्सपेंडिचर विद परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। ये बात एग्री करते हैं या नहीं करते? लोग क्या करते हैं, अपनी आमदनी का कुछ परसेंटेज गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम करते हैं, ऐसा ही है ना? 100, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कितने परसेंट कर सकते हो? 100%। दोबारा, एजेंट्स इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में एजेंट्स विल ओनली मेक एक्सपेंडिचर, अखराजात कर सकते हैं विद अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, अपनी इनकम की परसेंटेज पे, rather than an assumption that the economy in the long run। ये assumption किस पे नहीं ली जा रही? लॉन्ग रन में। हमारी ये assumption नहीं है कि हम लॉन्ग रन में। And all income could possibly be used to fuel aggregate demand। हम मैक्सिमम अगर कंजम्पशन कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं? टोटल इनकम। अब वो टोटल इनकम सारी की सारी अगर खर्च कर देंगे तो वो सारी की सारी इनकम कंज्यूम हो गई, कंजम्पशन हो गई, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? फ्यूल का काम क्या है? तेल का काम क्या है? हाँ, यही काम होता है ना, जलाना। अब यहां पे क्या है, फ्यूल का काम क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंक्रीज करना। वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइज करेगा, फॉल करवाएगा नहीं, बल्कि राइज करवाएगा। यही बात बोली है, यही बात हमने सीखी। इफेक्टिव डिमांड और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में फर्क सिर्फ इतना है। एग्रीगेट डिमांड है, हमने बोला था विल टू परचेज और पार्ट टू परचेज, और अगर एक्चुअली परचेज कर लिया जाए वो इफेक्टिव डिमांड। क्लियर हो गया? विल है और परचेज करने की पावर भी है, ये दोनों बातें मौजूद है, तो क्या बोलेंगे? डिमांड। सिंपल। लेकिन अगर परचेज कर भी लिया, समझ आ गई बच्चे बात? अच्छा बच्चे, अब ये जरा बात, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, अब ये किस पे बेस कर रहा है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, एग्जिस्टिंग एक्चुअल इनकम की बेस पे, रादर देन इफ द इकोनॉमी वाज एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इफेक्टिव डिमांड। सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है और एक बात और याद रखनी है बस, बाकी ये सब चीजें आपने कट कर देनी है। नाम याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केन्स का कॉन्सेप्ट है ये, बस। बाकी जो सब बातें हैं वो आप क्रॉस कर दीजिएगा। बात क्लियर हो गई जी? केन्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ ये लाइन समझाने के लिए मैंने पढ़ी थी। केन्स का कॉन्सेप्ट है, हमने बोला विल, डिजायर और खरीदने की ताकत, एबिलिटी, तो ये है हमारी डिमांड। और एक्चुअल अगर हम परचेज कर लेते हैं, rather than the assumption that the economy at in the long run, इस assumption के बिना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड। क्लियर है ये चीज? तो ये हो जाएगा बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर। चले जी, अब है हमारा अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, वो है बच्चे इक्विलिब्रियम, जो हम लोगों ने पढ़ना है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पहले समझाया करता हूँ, लिखा करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वैसे यहाँ पे भी करूंगा। अब ये है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक।
एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग एग्रीगेट डिमांड कर्व, short run aggregate supply curve intersect to each other at point E, that is called equilibrium point. Output equilibrium point पे और प्राइस इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी बच्चे। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बच्चे वो पॉइंट जहां पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कौन सा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कर्व के, वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, लॉन्ग रन अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, देखा ना अमानत साहब सवाल पूछने लगे थे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर ले, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब अमानत साहब इसका जवाब भी देंगे, क्यों अमानत साहब, शाबाश, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है, एक्टिव या एक्चुअल आउटपुट के बारे में नहीं बताता, और हम इक्विलिब्रियम हमेशा एक्चुअल की बेस पे डिटरमाइन करते हैं, ना कि पोटेंशियल की बेस पे। क्लियर हो गया जी बच्चे। तो ये हमें सिर्फ किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल के। अगर इकोनॉमी ने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमेशा किसकी बेस पर डिटरमाइन किया जाता है, एक्चुअल की बेस पे। तो एक्चुअल के बारे में हमेशा कौन सा कब इंफॉर्मेशन देता था, याद करें मैंने बताया भी था, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और शॉर्ट रन हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक्चुअल आउटपुट के बारे में प्रोवाइड करता है। जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बच्चे, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम हम अचीव कर सकते हैं थ्रू बोथ एग्रीगेट डिमांड कर्व, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर जाए, सिमिलर फोर्सेस, जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, इसको क्रॉस करते हैं, जरूरत नहीं है। जी बच्चे, ये आपके सामने कर्व मौजूद है, ठीक है। The macro economy is in equilibrium at the point where short run aggregate supply curve is equal to aggregate demand curve। तो equilibrium point हमेशा कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। याद रखनी है ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ ये वाला होगा, और उसकी रीजन मैंने बता दी है। उसकी रीजन क्या है, शॉर्ट रन किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्चुअल, लॉन्ग रन प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बच्चे, ये जो कर्व बना हुआ है, यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही लॉन्ग रन भी आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल और एक्चुअल बराबर हो गया। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्चुअल। इस सिचुएशन को हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन।
ये कौन सी सिचुएशन कहलाती है? आइडियल सिचुएशन। अब बच्चे हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा आउटपुट गैप का, लेकिन आउटपुट गैप से पहले मैं आप लोगों को चेंजेस इन इक्विलिब्रियम के बारे में बताना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम में चेंज भी आ सकता है। अगर एग्रीगेट डिमांड कब शिफ्ट कर जाए या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब शिफ्ट कर जाए तो उसमें चेंज भी आ सकता है। तो पहले वो समझ लेते हैं। अच्छा बच्चे, आइडियल सिचुएशन ना मैं बनवाऊंगा आउटपुट गैप पे। अभी फिल वक्त मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन वो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो बात। जी बच्चे, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए वैसे इसमें भी चेंज आ सकता है। 1 से 2 कर्व्स बना के सिर्फ समझा देते हैं। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग एग्रीगेट डिमांड कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक हो गया जी बच्चे। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक हो गया बच्चे। इन केस इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए, इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी से AD1 पे, तो बच्चे क्या इफेक्ट होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा तो बच्चे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? E1। अच्छा बच्चे, E1 के बढ़ने की वजह से क्या हुआ? आउटपुट लेवल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। और साथ ही साथ बच्चे प्राइस लेवल भी बढ़ गया। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो बच्चे प्राइस लेवल भी बढ़ा, आउटपुट लेवल भी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो बच्चे अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्या मतलब वो? अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और साथ चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर डिमांड भी इंक्रीज करेगी चीजों की, और उससे क्या होगा? चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, इन केस अगर मैं कहता हूं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी राइज कर जाए, प्राइस लेवल, रियल नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड कर्व, short run aggregate supply curve intersect to each other, equilibrium और equilibrium price। Long run aggregate supply curve, output at full employment level।
अच्छा बच्चे, इन केस अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब राइज कर जाए, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब 1 राइज कर गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब, तो उसकी वजह से बच्चे क्या इफेक्ट होगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, आउटपुट लेवल बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, और प्राइस लेवल कम हो गया। तो बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल कम हो गया। अगर एग्रीगेट सप्लाई कब या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब राइज कर, तो अब ऐसी सिचुएशंस तो आपके सामने है, बड़ी आराम से वही वाली सारी सिचुएशंस हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके। ये थी इंडिपेंडेंट शिफ्टिंग। अच्छा, अगर दोनों का भी शिफ्ट कर जाए साइमल्टेनियसली, तो उसका भी बड़ा बिहेवियर हमने देखा हुआ है। उसका एक कर्व मैं बना के बता देता हूं, बाकी अब आप लोग खुद से देख लीजिएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल, और बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। बच्चे नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन aggregate supply curve intersect to each other आउटपुट इक्विलिब्रियम पे और प्राइस, और ये बचे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इन केस अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए बच्चे, लॉन्ग रन का कर्व मैं ना बाद में बना देता हूं, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए AD से AD1 पे, और साथ ही साथ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर वो भी इंक्रीज कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1, तो बच्चे अब देखिएगा क्या बिहेवियर हुआ। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ गया, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चे E1 है। ठीक हो गया। अब मैं कर्व बना देता हूं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है बच्चे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सेम वही बिहेवियर है जो कि हम पहले भी चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे। देखिए यहां पे मैं पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इसको दोबारा पढ़ने की। एज वी हैव सीन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, rise and fall in demand and supply in market resettle the prices and output in the market depending on the degree of change in both market forces। बिल्कुल उसी तरह से सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट प्रीवेल करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कैनवस के अंदर भी। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे दोनों एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट कर जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड। This can have an interesting effect on where equilibrium point resettle, और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये पॉइंट नया इक्विलिब्रियम का कहां हमें रिसीव होता है। तो ये पैराग्राफ कट कर दीजिएगा, जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। तो हम साइमल्टेनियस शिफ्टिंग भी दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट शिफ्टिंग भी। ये इंडिपेंडेंट है, एग्रीगेट डिमांड कर्व सिर्फ शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है।
बच्चे ये चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन हमारा एक टॉपिक रह गया आउटपुट गैप का, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।